हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में हम लोग कल अर्थव्यवस्था शुरू किए थे। क्या शुरू किए थे? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का हम लोगों ने कुछ पाठ पढ़ा था। कृषि पढ़ लिया है, शिल्प और उद्योग पढ़ लिया है, ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अर्थव्यवस्था में अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य पढ़ेंगे। लेकिन व्यापार और वाणिज्य शुरू करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि एक दो फैक्ट्स आपको क्लियर कर दूं। जैसे बलराम जो कृष्ण के भाई हैं, उनको हलधर भी कहा गया है। ये हल लेके चलते थे, इसलिए इनको हलधर भी कहा गया। हलधर, ठीक, बलराम को। और कल मैंने बताया था कि पुग एक व्यापारिक संस्था है, बताया था ना। पुग एक व्यापारिक संस्था है और इसके प्रमुख को ज्येष्ठक कहा जाता था। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। उसके बाद मैंने कुछ बाढ़ का चर्चा किया था। प्रस्थ, आढ़क, द्रोण और खाड़ी। तो प्रस्थ जो है सबसे छोटा है। प्रस्थ, आढ़क, द्रोण, खाड़ी। प्रस्थ से बड़ा है आढ़क, आढ़क से बड़ा है द्रोण और खाड़ी सबसे बड़ा है। ये जो है बढ़ते हुए क्रम है। प्रस्थ, आढ़क, द्रोण, खाड़ी। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने हुविष्क का चर्चा किया था, याद होगा हुविष्क कौन है। बस यहाँ पर इतना ही बता रहा है कि हुविष्क एक जो राजा थे, कुषाण राजा, उनके सिक्कों पर अहुर मजदा की आकृति है। अहुर मजदा। अहुर मजदा जो है पारसी देवता है। अहुर मजदा क्या है? पारसी देवता है, ठीक। उसके बाद है एक जगह है जग्यापेटा। जग्यापेटा। ये जो जग्यापेटा है, ये बौद्ध कलाकृति का केंद्र है। ये क्या है? बौद्ध कलाकृति का केंद्र है। कल मैंने बताया था आपको, नैमिषारण्य का चर्चा किया था, जहां महाभारत का कथा सूत्र ने सुनाया था। 60,000 ऋषियों को समित नैमिषारण्य सीतापुर में है। यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं। उनका नाम था, पूरा नाम था सूत गोस्वामी। उनका पूरा नाम क्या था? सूत गोस्वामी। जो कथा सुनाया था महाभारत का 60,000 ऋषियों नैमिषारण्य में, उनका पूरा नाम था, मैंने कल महर्षि सूत बोल दिया था, महर्षि सूत भी है, महर्षि सूत गोस्वामी उनका पूरा नाम है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से अब हम लोग अर्थव्यवस्था पर आते हैं, व्यापार और वाणिज्य पर आते हैं। मौर्योत्तर काल का व्यापार और वाणिज्य का हम लोग आते हैं। देखिए इस बार जो है व्यापार और वाणिज्य में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ चीज चेंजिंग हमको देखने को मिलता है। पहले क्या क्या चेंजिंग मिलता है तो वो हम बताते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में नए व्यापारिक वर्गों का उदय हो रहा है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में नए व्यापारिक वर्ग का उदय हो रहा है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो इस काल में व्यापार और वाणिज्य का था। दूसरा यह है कि भारत में जो विदेशी शासक आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया जो है वहां पर सोना बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इससे क्या हुआ कि भारत में सोना मध्य एशिया के शासकों ने लाया, जैसे कि इंडो ग्रीक शासकों ने लाया, कुषाण शासकों ने लाया, पल्लव ने लाया। ये लोग जो है गोल्ड लेके आए भारत में। ये चीज है। तीसरा चीज है, इस समय भारत और रोम के बीच बहुत तेजी से व्यापार हुआ। भारत और रोम के बीच बहुत तेजी से व्यापार हुआ, काफी तेज व्यापार इस समय हुआ। और इस व्यापार में ये व्यापार होता था भारत और रोम के बीच, जो व्यापार होता था, तो ये भारत इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रोम, भारत और चीन। चीन से रेशम जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम, जैसे मैंने बताया था बामियान, याद होगा ना, बामियान जो है रेशम मार्ग पर पड़ता है। ये रेशम मार्ग है, ठीक। तो ये रेशम मार्ग बामियान जो है, यही मार्ग चीन से बामियान होते हुए वो
ईरान होते हुए रोम की ओर जाता था। ईरान होते हुए वो रोम की ओर जाता था। आपको एक चीज यह भी ध्यान रखना होगा कि रोम का जो साम्राज्य था इस समय, इस काल तक आते आते इराक तक पहुंच गया था। पश्चिम एशिया में रोम का अगर साम्राज्य देखिएगा, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, वो इराक तक पहुंच गया था। आज का जो इराक है वहां तक पहुंच गया था। इसलिए इराक और अफगानिस्तान में उस समय ज्यादा दूरी नहीं था। भारत का सीमा में और रोम के सीमा में बहुत ज्यादा दूरी नहीं था, है ना। तो ये चीन से जब रेशम चलता था तो वो भारत होते हुए यहां तक जाता था। लेकिन क्या हुआ कि ईरान के क्षेत्र में पल्लव जो है इस व्यापार को काफी नुकसान पहुंचाते थे। तो फिर ये व्यापार जो है ये भारत की सीमा होते हुए स्थल मार्ग से या जो है रोम जाता था। स्थल मार्ग से रोम जाता था और उस स्थल मार्ग पर कुषाणों का कब्जा था। तो कुषाणों ने रेशम मार्ग के जो व्यापार था उससे काफी फायदा कमाया। रेशम मार्ग के व्यापार से काफी फायदा कमाया। इसको रेशम रूट भी कहा जाता है, क्योंकि चीन से जो रेशम चलती थी वो भारत भी इसी मार्ग से आता था और रोम भी इसी मार्ग से हो जाता था। रोम में एक इंपॉर्टेंट चीज का डिमांड था, वो था भारतीय मसाला का डिमांड। रोम में एक इंपॉर्टेंट चीज का डिमांड था, वो भारतीय मसाला का डिमांड था। अब ये भारतीय मसाला का डिमांड जो है वो कैसे रोम को पूरा किया जाए, तो ये दक्षिण भारत में होता था। ये कहाँ होता था? दक्षिण भारत में होता था। अब दक्षिण भारत में मसाला बहुतायत में होता था, लेकिन अब जब यहां से दक्षिण भारत से मसाला की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी रोम को, तो इसके लिए जो है दक्षिण पूर्व एशिया की ओर दक्षिण के व्यापारियों ने अपना रास्ता देखा। और इस काल में दक्षिण पूर्व एशिया से भी व्यापार खूब हुआ, श्रीलंका से भी खूब व्यापार हुआ, और समुद्री मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए चीन का भी व्यापारिक मार्ग खुला। एक तो स्थल मार्ग से हो ही रहा था, रेशम मार्ग से, और समुद्री मार्ग से भी इस समय चीन का व्यापार मार्ग खुल गया। ये काफी तेजी से यहाँ पर हो रहा था। और अगर देखा जाए कि उत्तर में जिस प्रकार से भारत रोम के व्यापार में सबसे ज्यादा फायदा कुषाणों ने कमाया, तो दक्षिण भारत में सातवाहनों ने इसका फायदा उठाया। सबसे ज्यादा सातवाहन जो है दक्षिण भारत में, भारत रोम के विदेशी व्यापार से सबसे फायदा उठाने वाले दक्षिण के कोई शासक थे तो सातवाहन थे, और उत्तर के कोई शासक थे उस समय तो वो थे कुषाण। उसी समय सातवाहन ने जो भरौच बंदरगाह है गुजरात में, ये काफी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, और इसी से आपका भरौच बंदरगाह से ही विदेशी व्यापार लगभग भारत में होता था। लेकिन इस समय भारत में काफी बंदरगाह देखने को मिलते हैं। हम सारे कुछ बंदरगाहों की चर्चा करेंगे जो जरूरत है। यह चीज आपको समझ में आना चाहिए। और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस काल का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत और रोम के बीच व्यापार। इस काल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत और रोम के बीच व्यापार। अब भारत और रोम के बीच जो व्यापार है वो उसकी चर्चा करें। देखिए, भारत और रोम के बीच जो व्यापार हो रहा था वो स्थल मार्ग से हो रहा था। किस मार्ग से हो रहा था? स्थल मार्ग से हो रहा था। मैंने एक चर्चा किया था कि जो स्थल मार्ग था, जो आपका रेशम मार्ग था, उस पर ईरान में डिस्टर्बेंस शुरू हुआ, तो फिर इसका फायदा कुषाणों ने उठाया। भारत में उन्होंने एक अल्टरनेटिव मार्ग उन लोगों को दिया, ठीक, जो ईरान नहीं अफगानिस्तान होते हुए डायरेक्ट इराक होते हुए वह एंट्री कर जाता था। अब ये भारत और रोम के बीच जो व्यापार है वो इसकी सूचना हमें एक लेखक देता है। वो 30-30 AD में एक ग्रीक नाविक है, उसका एक नाविक है, और उसने एक सूचना दिया कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखा है, किताब लिखा उन्होंने, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये एरिथ्रियन का अर्थ हुआ लाल सागर। एरिथ्रियन सी का अर्थ क्या हुआ? लाल सागर, ठीक। तो वो इस अज्ञात व्यक्ति ने अगर इसको ग्रीक नाविक काट के हम इसको अज्ञात व्यक्ति कर देते हैं, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है, तो वहां अज्ञात ही होता है आंसर। तो इसको मैंने क्लियर कर दिया
ये 30 AD में एक अज्ञात व्यक्ति ने, चाहे जल यात्री ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखा और लाल सागर। और इस पुस्तक में उसने भारत और रोम के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन किया है। एरिथ्रियन का अर्थ हुआ लाल सागर। इसमें जो अरिकामेडु बंदरगाह है, अरिकामेडु, ये भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह है और इसको इस पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इस बंदरगाह को पेडोक कहा गया है। क्या कहा गया है? पेडोक कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यह भी सूचना देता है कि व्यापार, जो विदेशी व्यापार होता था, वो एपीकी माह में शुरू होता था। किस माह में शुरू होता था? एपीकी माह में शुरू होता था। एपीकी का अर्थ हुआ जुलाई महीना। एपीकी का अर्थ क्या हुआ? जुलाई महीना। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से यह सब हमें सूचना मिलती है। इसी समय का एक लेखक है, एक यूनानी लेखक है, उसका नाम है प्लिनी। उसका नाम क्या है? प्लिनी। प्लिनी ने किताब लिखा था नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी ने कौन सा किताब लिखा था? नेचुरल हिस्टोरिका। इस नेचुरल हिस्टोरिका से हमें यह सूचना मिलता है कि भारत और रोम के बीच जो व्यापार होता था, उसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था? भारत के पक्ष में था। ठीक। और लगभग वो कहता है कि 10 करोड़ सिस्टर, इसको बुलियन भी कह सकते हैं, सिस्टर या बुलियन, स्वर्ण धातु, इसको सिस्टर या बुलियन या स्वर्ण धातु जो है प्रतिवर्ष रोम से भारत की ओर जाता है। तो क्लियर बात है कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। उसने भारत को रत्नगर्भा कहा है कि यहाँ की भूमि जो है काफी कीमती ऑर्नामेंट से भरा हुआ है। यह नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी ने भी जानकारी दिया। इसी समय 150 AD के लेखक हैं आपको टॉलमी। ये भी यूनानी लेखक हैं और इन्होंने भी ज्योग्राफी नामक किताब लिखा था। टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक किताब लिखा था। इस पुस्तक से भी भारत और रोम के बीच व्यापार संबंध का सूचना मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के जो लोग लेखक हैं, उन्होंने कहा कि भारत से कौन सा चीज आयात होता था और भारत से कौन सा चीज निर्यात होता था, उसकी सूचना उन्होंने दिया है। तो यहां से सबसे पहले निर्यात क्या होता था, रोम के लिए क्या निर्यात होता था। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रोम को भारत से क्या जाता था। तो हम निर्यात का सामान देखें, तो निर्यात का सामान हम देखते हैं तो सबसे पहले काली मिर्च। काली मिर्च को इतना रोम में प्रसिद्ध हो गया कि इसको यवन प्रिय भी कह दिया गया। काली मिर्च को क्या कहा गया? यवन प्रिय कहा गया। मसाला में और भी सामान जितना भी होता है, तेज पत्ता, जटामासी, जो भी लिखना है आप लिख लीजिए। यहां से निर्यात जो है काली मिर्च का होता था, मसाला का होता था, सूती वस्त्र का होता था। मैंने कल कहा था बंगाल का मलमल का भी जो है यहां से मूलतः यहां से जो सामान जाती थी वो विलासता की सामग्री जाती थी। विलासता की सामग्री जाती थी। आयात क्या होता था वहां से? तो सोना, गोल्ड आता था वहां से। ये सब जो है आपको वहां से। उसके बाद बहुत सारे सामान आते थे, जैसे कि पुखराज पर्वत पत्थर आता था। शराब भी वहीं से आता था। शराब जो पीने के लिए 2 हत्था कलश होता है वो भी वहीं से आता था। ये सब जो है सामान वहीं से आता था। तो आयात ये सब सामानों का होता था। मेन याद रखिए, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था क्योंकि भारत से सबसे ज्यादा काली मिर्च जो है जाता था। दक्षिण उत्तर के व्यापार से मैंने बताया था कि उत्तर भारत का जो व्यापार हो रहा था उससे कुषाणों ने फायदा कमाया और दक्षिण भारत के व्यापार से सातवाहनों ने फायदा उठाया। यह मैंने आपको बताया था। एक जगह है जिसका नाम है पुवार या कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम ये जो है भारत के पूर्वी तट पर है और तमिलनाडु के आसपास है, तमिलनाडु में है। तो यहां से जो है हमें जो यवन व्यापारी है उनकी बस्ती का भी साक्ष्य मिला है। और
इरेक्टाइल मृदुभांड मिला है। इरेक्टाइल मृदुभांड मिला है, यह यवन मृदुभांड है जो लाल चमकीला इरेक्टाइल मृदुभांड मिला है। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्वार या कावेरी पट्टनम यवन बस्ती का साक्ष्य कहां से मिला है, या यवनों की जो प्रिय मृदुभांड थे वो कौन सा है, तो उसका नाम है लाल इरेक्टाइल चमकीला मृदुभांड। ये थोड़ा सा याद रखिए, कहां से मिला है, तो फुहार से मिला है या कावेरी पट्टनम से मिला है। ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद हमको ये ध्यान रखना होगा कि एक हिप्पालस थे, हिप्पालस, ये जो थे ग्रीक नाविक थे। ये क्या थे? ग्रीक नाविक थे, और इन्होंने 40 AD में मानसून का खोज किया, और मानसून की खोज करने से भारत और रोम के बीच जो व्यापार है वो काफी तेजी से बढ़ गया। भारत और रोम के बीच जो व्यापार है वो बहुत तेजी से बढ़ गया, क्योंकि पश्चिम एशिया के बंदरगाहों की अब खोज हो गई, पश्चिम एशिया के बंदरगाह की खोज हो गई, और अब जो है उन्होंने कहा है, मतलब पश्चिम एशिया के बंदरगाहों की खोज हुई और रोम के साथ जो व्यापार करना अब जो है काफी आसान हो गया। देखिए, मानसून हवाओं की जानकारी अरब व्यापारियों को था पहले से, लेकिन अरब के जो व्यापारी थे व्यापारिक कारणों से इसको गुप्त रखना चाहते थे। व्यापारिक कारणों से इस मानसून हवाओं को खुद गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन 40 AD में एक ग्रीक नाविक हिप्पालस जो थे उनको मानसून का पता चला, और इसे पश्चिम एशिया के बंदरगाहों की खोज हो गई, और भारत और रोम के बीच व्यापार अब जो है काफी तेजी से बढ़ गया। अगर हम इस काल के कुछ बंदरगाहों को देखें जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आपसे, तो कौन कौन बंदरगाह इंपॉर्टेंट थे, तो देखिए सुपारा बहुत ही प्राचीन बंदरगाह है, आपको ध्यान में रखना होगा। सुपारा कहाँ है, तो थाना में है। थाना कहाँ है? बंबई में, थाने जिला बंबई में। कल्याण भी कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। सुपारा थाना से ही पास में है, महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद देवल, ये कहाँ है? सिंध में, ठीक। बारबरिकम भी सिंध में है, बारबरिकम भी सिंध में है। ये सब बंदरगाह का नाम है। मुजरिस कहाँ है? तो केरल में। मुजरिस बंदरगाह कहाँ है? केरल में। उसके बाद जो बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, फुआर या कावेरी पट्टनम, फुआर या कावेरी पट्टनम, ठीक। और एक है पेडोक या अरिकामेडू, पेडोक या अरिकामेडू। ये जो दोनों फुआर या कावेरी पट्टनम हुआ, पेडोक या अरिकामेडू हुआ, ये सब पूर्वी तट के बंदरगाह हो गए। उड़ीसा में एक बंदरगाह है पोलूरा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जो आपको ध्यान में रखना होगा। उड़ीसा में एक बंदरगाह है पोलूरा। तो ये सारे जो बंदरगाह थे इससे जो है व्यापार होता था। सबसे इंपॉर्टेंट है बेरी गाजा, बेरी गाजा, ये भी जो है गुजरात में। बेरी गाजा कहाँ है? गुजरात में है। संभवतः भरौच इसी का नाम था, भरौच। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, तो बेरी गाजा या भरौच, ये सब जो है इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। तो ये बंदरगाहों का कुछ नाम है। आपसे जो पूछेगा वो भरौच बंदरगाह ही पूछेगा। इस काल में, मौर्योत्तर काल में सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह कौन सा है, तो वह है भरौच बंदरगाह, क्योंकि सातवाहनों का जो व्यापार होता था रोम के साथ, वो भरौच बंदरगाह के ही साथ होता था। और ये फैक्ट्स मैं पहले बता चुका हूं कि उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम व्यापारी जो है उज्जैन में मिलते थे। ये पहले से भी मिलते थे और अब और तेजी से मिलने लगे। ये सब मैंने आपको बता दिया है, इसलिए हमको मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब चर्चा करना जरूरी है। अब जो है बंदरगाह के बाद जो इंपॉर्टेंट है सिक्के, क्योंकि व्यापार बिना सिक्का का तो होगा नहीं। अब भारत में सोना बहुत बड़ी मात्रा में आया, क्योंकि जो मध्य एशियाई शासक जैसे इंडो ग्रीक हुए, शक हुए, पहलव हुए, कुषाण हुए, ये सब जब भारत में आए
तो मध्य एशिया से सोना लेकर लिया। तो इंडो ग्रीक जो है शासक, उन्होंने भारत में पहली बार सोना का सिक्का जारी किया। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सोना का सिक्का जारी किया और इस पर यूनानी और खरोष्टी लिपि में लेख है। यूनानी और खरोष्टी लिपि में लेख है। यह लगभग 133 ग्रेड का इन्होंने सोना का सिक्का जारी किया। इन्होंने सोना का सिक्का के साथ साथ चांदी का भी सिक्का जारी किया, जिसको द्रम कहा गया, और तांबा का सिक्का भी जारी किया इन लोगों ने, इंडो ग्रीक ने। सातवाहनों ने सबसे ज्यादा सीसा का सिक्का जारी किया, चांदी का भी किया है, प्रोटीन का भी किया है, तांबा का भी किया है, लेकिन सबसे ज्यादा सीसा का सिक्का जारी किया, क्योंकि दक्षिण भारत में चांदी की कमी थी। क्योंकि दक्षिण भारत में क्या था? चांदी की कमी थी, इसलिए सातवाहनों ने सबसे ज्यादा सीसा का सिक्का जारी किया। अब अगर हम देखते हैं कि सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया, तो कुषाणों ने जारी किया। सबसे शुद्ध सोना किसका था? कुषाण का। सबसे पहली बार नियमित सोना का सिक्का किसने जारी किया? तो कुषाण ने किया। ठीक, और इनका सिक्का लगभग था 124 ग्रेन का था। इनका सिक्का लगभग 124 ग्रेन का सिक्का था। अगर हम सातवाहनों के सिक्कों को देखते हैं तो वशिष्ठी पुत्री पुलमावी, याद होगा वशिष्ठी पुत्री पुलमावी, ये जो है इनके सिक्के पर 2 पतवार वाला जहाज का चित्रण है। 2 पतवार वाला जहाज का चित्रण है। ठीक, समझिए क्या पतवार क्या कहते हैं? जो हवा को रोकता है और नाव को समुद्र या नदी में चलने में मदद करता है, पतवार उसी को कहते हैं। और यगश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत का चित्रण है। यगश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत का चित्रण है। तो ये सब जो है आपका इस काल का जो है हम लोगों को सिक्कों के बारे में जानकारी है। अब सिक्का को क्या क्या नाम दिया गया है, तो ये भी सब भी देख लीजिए। ये सब भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। सोना का सिक्का था, सोना का सिक्का दिनार, स्वर्ण, पल, ये सब जो था। सोना का सिक्का था निष्क, तो जानते ही होंगे, है ना। उसके बाद चांदी का सिक्का द्रम, चांदी का सिक्का द्रम, तांबा का सिक्का काकड़ी, और कांसारपन जो था वो सोना, चांदी, तांबा, प्रोटीन, सीसा, ये सब का मिश्रित सिक्का होता था, उसको कांसारपन का सिक्का कहा जाता था। चांदी का सिक्का शतमान भी होता था, द्रम, शतमान, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिनार जो था सोना का सिक्का था, स्वर्ण भी सोना का सिक्का था, पल भी सोना का सिक्का था, निष्क भी सोना का सिक्का था, चांदी का सिक्का द्रम था, शतमान था, तांबा का सिक्का काकनी था, कांसारपन जो था सोना का, चांदी, तांबा, प्रोटीन, सीसा का, ये सब मिश्रित सिक्का था। अगर हम लोग बाद देखें तो प्रस्थ सबसे छोटा, उसके बाद आढ़क, द्रोण और खाड़ी, ये सब बाट थे। प्रस्थ, आढ़क, द्रोण और खाड़ी। यह आपका मौर्योत्तर काल का व्यापार है। यह क्या है? मौर्योत्तर काल का व्यापार है। मौर्योत्तर काल का व्यापार अब समाप्त हो गया। और हाँ, एक चीज यह कि फुआर या कावेरी पट्टनम से, शायद ये बता चुका हूं मैं, फिर भी बता देता हूं, फुआर या कावेरी पट्टनम से एरेटाइन बिर्दुमान मिला है और यवन बस्ती मिला है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, अरिकामेडू को पेडोक कहा गया है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। इस प्रकार आपका मौर्योत्तर काल समाप्त हो गया। अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा गुप्त काल। धन्यवाद।